अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। गुफ्तगू जो आज करनी है जो महवर रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा असदुल्ला खान साहब को, फेमस एंकर पर्सन है और उन अफराद में से हैं जो अदालतों के अंदर मौजूद होते हैं फील्ड रिपोर्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में। और इसी वजह से है कि इनके जो प्रोग्रामों में मैं अक्सर जब 92 चैनल में शिरकत करता हूँ तो बड़ा मजा आता है कि वजह के और वो कोई मेहमान जब ट्रैक से उतरने लगे तो ये खुद इंटरफियर करते हैं और बताती हैं ऐसा नहीं, और ये होना भी ये चाहिए। और बात करेंगे आज हम 2-3 इश्यूज के ऊपर। सबसे पहला इशू जो है हामिद मीर जो एनालाइज बड़े अच्छे प्रोग्राम इन्होंने किए हैं, वो शॉर्ट्स था उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने जो एतराज़ लगाया हामिद मीर की पिटीशन पे, उस पे गुफ्तगू करेंगे। और तीसरा जस्टिस काजी फायद ईसा की जो हुकूमत ने क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपने बड़ी अच्छी रिसर्च की थी और हामिद मीर के ऊपर कि बड़ी तारीफों के पुल बांधे हुए थे और जब औसाफ में थे जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ पे, और एक दौर में वो अपना जो लाल मस्जिद वाले वाक़े में वहां हमने किरदार रहा। इन्होंने धोखे बहुत दिए हैं। तो पहले जरा छोटी सी जरा गुफ्तगू उस पे कर दे, वो क्या महसूस किया आपने उनके उन कॉलम्स में? अच्छा, वैसे एक तो सबसे पहले मैं वज़ाहत कर दूँ अज़हर सिद्दीक साहब, और जब मैं वीडियो कर रहा था तो मैंने तो गूगल किया और अपने रिसर्चर से कहा कि हामिद मीर साहब के पुराने कॉलम कुछ मुझे मिले हैं, कुछ आप ढूँढें। तो वो मेरी रिसर्चर हैं, उन्होंने उसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया, तो वो मुझे कुछ कॉलम्स मिले जिस पर मैंने प्रोग्राम किया। बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ, बल्कि मुझे मेरे इल्म में आया कि बुनियादी तौर पर ये सारे कॉलम जो हैं वो फ़याज़ राजा साहब ने इकट्ठे कर रखे हैं। तो और ये उन्हीं की ले एफ़र्ट्स हैं सारी। तो अब मैं जो है ना अब वो तो उनको तुझे यहाँ से दोबारा आना पड़ेगा। तू शुरू कर ठीक है। वहीं से आ तू। वो बीच कहाँ में से कॉल आ गई थी। कहाँ से यहीं से आऊँ? जवाब देते शुरू हुए से? जवाब। ठीक है, जवाब से हाँ। आता हूँ। आज़म साहब बहुत शुक्रिया। एक तो सबसे पहले आपने मुझे एक मर्तबा फिर मौका दिया, मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि मैं एक वज़ाहत करना ज़रूरी समझता हूँ, जो अभी मैंने कुछ दिन पहले कॉलम्स हामिद मीर साहब के पढ़ के सुनाए, वो मैंने तो इस तरह से उनको उन कॉलम्स तक पहुँचा था कि मैंने कुछ गूगल किया, कुछ मुझे जो है वो मैंने अपने रिसर्चर से कहा, तो मेरी रिसर्चर ने कुछ 1-2 कॉलम्स मुझे निकाल दिए, तो मैंने उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के प्रेज़ेंट की। तो बाद में मेरे इल्म में आया कि वो फ़याज़ राजा साहब जो हैं, वो उनकी बेसिकली कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से जो है वो ये कॉलम एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। तो मैं फ़याज़ राजा साहब को जो है उस वक़्त क्रेडिट नहीं दे सका क्योंकि मेरे इल्म में ही नहीं था, तो अब मैं उनको दे देता हूँ। तो ये उन्होंने बुनियादी तौर पर वो की हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर हामिद मीर साहब ने जो 12 अक्टूबर के बाद के जो कॉलम लिखे थे, वो बड़े ही हैरानकुन हैं। उसमें मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं कि आइन जो है वो परवेज़ मुशर्रफ ने अगर तोड़ा तो बाद में तोड़ा, पहले तो नवाज़ शरीफ ने आइन तोड़ दिया था। और उनका वही नुक्ता था एग्ज़ैक्टली जो बाद में परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी किताब में भी लिखा कि वज़ारत दिफ़ा की अप्रूवल लिए बगैर या सेक्रेटरी दिफ़ा से दस्तखत कराए बगैर या जिन लोगों के उसपे दस्तखत होने चाहिए थे, उनसे दस्तखत कराए बगैर आप आर्मी चीफ को हटा रहे हैं, तो ये आइन शिकनी कर रहे हैं। ये नुक्ता परवेज़ मुशर्रफ ने सबसे पहले पाकिस्तान जो उनकी इन द लाइन ऑफ फायर, वो जो उनकी किताब थी, यही नाम था ना गालिबन उनका। जी, इन द लाइन ऑफ फायर। अच्छा, इस किताब में उन्होंने जो नुक्ता नज़र लिया, ये तो उनके coup के फ़ौरन बाद परवेज़ मुशर्रफ ने ये लाइन ले ली थी। सॉरी, हामिद मीर ने ये लाइन ले ली थी और हामिद मीर ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ ने तो अगर गैर कानूनी कदम उठाया, आइन तोड़ा, ये बाद में तोड़ा है। असल में तो नवाज़ शरीफ ने तोड़ा। और फिर बड़े हैरानकुन बात ये है कि वो कहते थे कि नवाज़ शरीफ को बनती तो फांसी की सज़ा है, मगर फांसी ना देना इसको। इसलिए अगर इसको फांसी दे दी तो 1985 से लेकर इनकी हुकूमत के खात्मे तक जो इन्होंने करप्शन किया, जितने मालियाती स्कैंडल हैं, उन्होंने 10-15 स्कैंडल से नाम लिखे थे। इन सारे स्कैंडल में जो है वो नाम तो नवाज शरीफ का, वो नाम कैसे पता कैसे चलेगा कि ये सारी करप्शन नवाज शरीफ ने की हुई है। तो हामिद मीर साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पर ये सारा करते रहे और फिर वो परवेज खुद नवाज शरीफ को अपने इंटरव्यूज में, मैंने कुछ वीडियोस के हवाले भी दिए हैं जिसमें वो ये कहते रहे हैं कि हाँ कि नवाज शरीफ जो हैं इनके खिलाफ जब मैंने रिपोर्टिंग की या मैंने इनके ऑफशोर कंपनीज के बारे में लिखा तो नवाज शरीफ ने मेरे खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाने की कोशिश की, मुझे धमकी दी और कहा कि तुम अगर रिजाइन कर दो वरना तुम्हारे एडिटर को गिरफ्तार करेंगे, और एडिटर को गिरफ्तार किया। तो ये उनका जो है वो हामिद मीर साहब का एक जमाने में मौक़िफ़ रहा है। अब पिछले 1-2-3 साल में ये मौक़िफ़ कैसे तब्दील होकर
जो है वो नवाज शरीफ के हक में चला गया, इसके बारे में मेरी कतन कोई रिसर्च नहीं है कि क्या हुआ। अच्छा, ये ये आप यही मैं बताता चलूँ, मेरी अमजद शोएब साहब से मेरे प्रोग्राम में बात हो रही थी, तो इसी तरह जो बांग्लादेश के हवाले से जो उन्होंने जो बातें कही, वो बाद में जुनैद साहब ने कराची से जब रिसर्च करके सामने लिखी, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदल लिया था, वहाँ भी बदल लिया था मौक़िफ़। तो यहाँ भी असूली तौर पर तो एक बात तो वाज़ेह आ गई कि वो जो लिफ़ाफ़ा का लफ़्ज़ इस्तेमाल किसी के लिए करते हैं, बहरहाल मैं उनके लिए नहीं कह रहा, लेकिन एक नॉर्मल सी टर्म इस्तेमाल होती है कि जहाँ आप अपने मफ़ादात देखते हैं, आप उधर के होके रह जाते हैं, और ये तारीख़ हमेशा से ये भरी पड़ी है। अब हामिद मीर तो अब देखा जाए, अब मैटर कहीं नहीं करते हैं, जितना वो ज़लील हो गए हैं दुनिया में, मुआशरे के अंदर, जितनी उनका किरदार और जैसे हर चीज़ वाज़ेह आ गई है, उनके अपना फ़ेसबुक के पेजेज़ वग़ैरह चलाना, सारा कुछ आ हुँ, चुका है। दूसरी उनकी गद्दारी के कॉन्टेक्स्ट में, देखिए मैं ज़रा गद्दारी के कॉन्टेक्स्ट में मैं अली लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, बगावत का मैं कहूँगा, 124 हुँ, सेडिशन के कॉन्टेक्स्ट में। और सेडिशन हुँ, के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा होता है कि जब पर्चा दर्ज कराना होता है, तो हुकूमत वक़्त जो है, वो इजाज़त देती है, इस बात की सेडिशन में सिर्फ़ वही आ सकती है। तब वो एक हुँ, नदीम सरवर साहब ने एक पिटीशन दायर की, उसपे ऐतराज़ लग गया कि मेंटेनेबल नहीं है और हुँ। एप्रोप्रिएट रेमेडी दे। उसपे आप क्या समझते हैं? आपकी नज़र के मुताबिक क्या बात? जी देखें, उसपे जो ऐतराज़ लगा ना कि आप मुत्तलिका फ़ोरम पर जाएँ, तो मैं हज़रत सिद्दीक़ साहब नदीम सरवर साहब की जो ये एप्लीकेशन थी लाहौर हाई कोर्ट में, इसमें मैं तलाश करता रहा उस ऐतराज़ के बाद कि वो मुत्तलिका फ़ोरम क्या हो सकता था। अब वो मैंने कल अपनी वीडियो में भी कहा था कि मुत्तलिका फ़ोरम ये भी नहीं बनता कि वो पुलिस स्टेशन में जाएँ पहले मुकदमा दर्ज करवाने के लिए। मुत्तलिका फ़ोरम ये भी नहीं बनता कि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास चले जाएँ बराह रास्त। क्योंकि इस अपनी दरख्वास्त में वो ये नहीं कह रहे कि हामिद मीर के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए। ये पर्चा दर्ज करने की दरख्वास्त नहीं कर रहे या कार्रवाई की दरख्वास्त भी नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे लाहौर हाई कोर्ट से कि हामिद मीर के खिलाफ कार्रवाई करें। वो कह रहे हैं कि हुकूमत को आप पाबंद करें कि वो हामिद मीर के खिलाफ कार्रवाई को इनिशिएट करे, जो कि उसकी आईनी ज़िम्मेदारी है। एक ऐसे फर्द के खिलाफ जिसने रियासत के खिलाफ बयान दिए हों, रियासती इदारों के खिलाफ दिए हों, तो ये हुकूमत की आईनी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, और हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। और फिर उसमें सेक्शन 196 को एक्सप्लेन किया है उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि ये कोई फर्द वाहिद जो है, वो नहीं कर सकता, इसको इनिशिएट नहीं कर सकता, गवर्नमेंट ही इनिशिएट कर सकती है। तो इसलिए आप गवर्नमेंट को डायरेक्शन दें कि वो इसको इनिशिएट करे। अब वो ये थाने जाकर तो नहीं कह सकते, या कोई सेशन कोर्ट में जाके तो नहीं कह सकते, या वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास जाके तो नहीं कह सकते, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके कह सकते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में जाके कह सकते हैं। तो एक आम आदमी के पास तो मुतल्लिका फोरम जो है, वो सेडिशन की कार्रवाई का आगाज कराने के लिए वो हाई कोर्ट का फोरम ही बनता है, जहां तक मेरी मालूमात है। बाकी आप इसमें जरूर ऐड कर सकते हैं, आप अपनी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं। अच्छा देखिए, अ, हाँ, जी। देखिए मैं यही बात करना चाहूँगा। देखिए, असूली तौर पर ऐसा होता है, क्या अगर आप चाहते हैं तो हुकूमत को पता नहीं, मुझे नहीं पता, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक उन्हें हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर, हालाँकि हाई कोर्ट मैं नहीं समझता ये गलत बात कर रही है, अब जो रजिस्ट्रार ऑफ़िस ने कहा है। उसका एक हल ये हुँ, भी था कि वो हुकूमत पाकिस्तान को एक खत लिख देते कि ये सारी बातें हैं और ये सेडिशन का केस बनता है, 196 को सामने रखते, आप फौरी तौर पर कानून को हरकत में लाएँ। ये खानापुरी करनी हुँ, थी। वो खानापुरी करने के बाद हाई कोर्ट में आ जाते कि मैंने हुकूमत पाकिस्तान को कहा है, वो मेरी दरख्वास्त पर फैसला नहीं कर रहे, और मेरी उस दरख्वास्त हुँ, पर फैसला करे। मेरा ख्याल से शायद ये बेटर प्रपोज़िशन होनी थी। अभी आपने को बात हुँ, करनी है, हुँ। उसके बाद हम जस्टिस काज़ी फाइज़ की तरफ आएँगे। पहले बात कर लें। हाँ, मेरा ख़ैर बहरहाल आपकी ये राय है कि वो एक हो सकता था, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है ये ऑब्जेक्शन ओवररूल हो जाएगा, क्योंकि आम तौर पर इसमें जो है वो मेरा ख़्याल है पहले एग्ज़ाम्पल भी मौजूद है। पनामा के मामले में जो है वो इन्वेस्टिगेट किया गया, तो उसमें भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया और कहा गया कि जी जो है वो इसकी ये इनिशिएट किया जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तमाम इंक्वायरी को, और फिर फेक अकाउंट्स वाले मामले में, खैर फेक अकाउंट्स में तो खुद नोटिस ही ले लिया हुकूमत ने। तो मेरा ख़्याल है कि ये ओवररूल हो जाएगा और मामला हाई कोर्ट में रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली ये ये आपको ऐसा आपको होता नहीं है। अच्छा, आपको ये अभी ऐतराज़ वाला केस किसी के पास लग गया मंडे को? मुझे जज का नाम बताएँगे तो मैं बता दूँगा ओवररूल होगा या नहीं होगा। अच्छा, नहीं मेरा ख़्याल है, पता नहीं अभी लगा कि नहीं लगा। लाहौर हाई कोर्ट के बारे लेकिन में देखें, आपको भी वैसे पता है, मुझे भी पता है, जजेस के ये बारे में वैसे आपको कितने भी पता है, मुझे भी पता है वैसे कि जज मिसाल के तौर पर अगर चीफ जस्टिस की कोर्ट में लग गया तो फिर तो मुश्किल है। मिसाल जस्टिस कोई और जजेस के पास लग गया तो मुश्किल है।
बहरहाल यहाँ ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है वैसे ये। हाँ ये जज लेकिन ये कानून के मुताबिक ही जज के मुताबिक फैसला होगा। एनीवे अब ये हालात और वाक़यात ऐसे हैं। और दूसरी बात एक और मैं बताऊँ, हमारे यहाँ वजह है कि जज के माइंड की बात है। हमारे यहाँ जैसे जज का माइंड लिबरल माइंड के लोग जो बैठे होंगे और हुँ, आपको जस्टिस वकार सेठ के बारे में पता है, उनके बाद ले जाए वो तो जुर्माना भी आयद कर देंगे आपको ऐसे केसेस के अंदर। वो डिपेंड हुँ, करता है हुँ, ना। हालाँकि जज को ओपन माइंड के साथ बैठना है। यहाँ मैं एक मिसाल बताता हूँ, पनामा का केस सुप्रीम कोर्ट में बाद में गया था। असद अच्छा हुआ आपने बात छेड़ दी। सबसे पहले हुँ, मैं असद खल की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में लेके गया था। मैंने चेयरमैन हाँ, नैब को दरखास्तें लिखी थी। फिर बाकायदा हुँ, यहाँ पर डिवीजन बेंच के पास मामला आया। फिर ये फुल बेंच भी बन गया। वो एक अलहदा बात हुँ, है कि फुल बेंच तश्कील नहीं लिया जा सका। वो इसलिए तश्कील नहीं लिया जा सका, लाहौर हाई कोर्ट था ना। और वो दौर जो हुँ, था वो नवाज शरीफ का दौर ही था। और हुदैबिया हुँ, के केस में आपको तारीखी तौर पर याद है, आपको अटेंड करते रहिए कि जब जब पहले डाइसेंट नोट दिया था 2 जजों ने 2012 के अंदर, वो केस ही ना लगा। हुँ, रेफरी जज 1 साल बाद लगा था, जब हुँ, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई थी। और बाकायदा उसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसीर भुट्टा साहब जो पीएमएल लॉयर्स फोरम के सदर है, वो पेश होकर कहा था कि नहीं जी, कोई ऐसी कर दे री इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसको छोड़े। अब हम आगे इशू की तरफ जाते हैं। वो जस्टिस काजी जी, फाइल साहब, मैं एक आध मिनट आपका हुँ, लूंगा ताकि आप, क्योंकि इस इशू के बाद फिर मैंने आपसे एक ओपिनियन लेना है। पहले मैं बताता ठीक, चलूं कि जस्टिस काजी फाइज साहब का तफसीली फैसला अभी आना है। उसमें हुँ, जस्टिस मंजूर मलिक रिटायर्ड हो चुके हैं, तो वो तो कोई आज की डेट में कोई भी दस्तखत नहीं कर सकते। जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल हैं, जिन्होंने पहले ये मामला भिजवाया था बीआर को। आपने उस फैसले हुँ, से पीछे हटे हैं और अब वो हुँ, आके क्या देते हैं, क्या राय देते हैं। लेकिन जो 24 अप्रैल का फैसला था, जस्टिस मकबूल बाकर ने लिखा था और उन्होंने शॉर्ट ऑर्डर उन्होंने लिखा था। बाकी ने कंसेंट किया था कि हम उनके साथ कंकर कर रहे हैं और हम उनकी राय से इत्तेफाक करते हैं। मेरे ख्याल से जस्टिस मकबूल बाकर ही। लेकिन असल जो बात है कि 4 जजेस ने भी फैसला लिखना है। अब 4 जजेस के लिए फैसला लिखना तो मुश्किल नहीं है। उनके लिए इसलिए फैसला लिखना मुश्किल नहीं है कि जो फैसला पहले का दिया हुआ था, वो ही फैसला था और उसमें ऐसी कोई नई चीज़ ऐसी थी नहीं और कानून के मुताबिक चीज़ें हुँ, आ गई थी। 6 जजेस जो है ना, गालिबन इंतज़ार कर रहे हैं कि 4 जजेस पहले फैसला दें और वो फैसले को सामने रखते शायद उन चीज़ों को मीट कर सकें, जी, मीट कर सकें अपने जी, फैसले के अंदर। बहरहाल ये सुनने में बातें आ रही हैं, पता नहीं होता है क्या नहीं होता। लेकिन असल इशू जो आपके सामने लाना है, वो इसलिए लाना है कि जो मेन वजह है ना, मेन जो खबर है, आपको पता है फारूक नसीम साहब ने क्यूरेटिव पिटीशन, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत ज़हीन आदमी है। मैं उनका बड़ा इस हवाले से मैं उनको हाँ, बड़ी ज़ाती तौर पर जानता हूँ। हुँ, अब जो कि एक जो मिसकंसेप्शन आ रहा है कि जैसे काजी फाइसा का क्लोज हो गया, हालांकि मेरी जात की राय के मुताबिक क्लोज नहीं हुआ। ना सुप्रीम कोर्ट नहीं कर हुआ। सकती है, क्योंकि इनका आर्टिकल 209 बड़ा क्लियर है। अब क्यूरेटिव हुँ, पिटीशन जो बड़े टाइमली फाइल किया उन्होंने, और इसमें किसी जगह इख्तलाफ सुन रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस से भी इख्तलाफ आ रहा है। हालांकि मेरी जात की राय के मुताबिक ये नहीं है, वो क्यूरेटिव पिटीशन नहीं मान रहे थे। तो आपको याद होगा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के केस के अंदर भी फारूक नसीम ने इस्तीफा दिया था और बाकायदा आके आर्गू किया था। तो यहाँ अब हुँ, आगे लग यही रहा है कि फारूक नसीम साहब दोबारा आएंगे। जी, चूंकि उन्होंने जाती तौर पर तो हालांकि रेस्पोंडेंट थे, जाती हुँ, तौर पर तो पिटीशन उन्होंने दायर नहीं की है। वफाकी हुँ, हुकूमत या बाकी तरह से आई हुई है। और उस क्यूरेटिव हुँ, पिटीशन का मतलब ये है क्योर करना। इंडियन हुँ, जुरिसडिक्शन में मिसालें मौजूद हैं यहाँ पर। और जी, वो भी अब इंतजार हो रहा है, अगले हफ्ते में बड़ा अहम हफ्ता आ रहा है कि उसमें शायद क्यूरेटिव पिटीशन पे एतराज जो है वो दूर करके दायर कर दिए जाएंगे। और जी, बाकायदा को एतराज लगाया हुआ है वो रिव्यू की वजह से। और मैं इसमें पहले भी कह हुँ, चुका हूँ कि आइन के हुँ, आर्टिकल 188 के तहत रिव्यू की गुंजाइश आज भी इस कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है। हुकूमत वक्त नया कानून बना सकती है क्यूरेटिव पिटीशन के हवाले से, रिव्यू के हवाले से भी। आप ये हुँ, समझते हैं कि ये जो एक मिसकंसेप्शन है, क्रिएट हुआ है कि जैसे काजी फैसल का मामला खत्म हो गया, वो खत्म नहीं हो सकता। क्यूरेटिव हाँ। पिटीशन जो आप क्या समझते हैं कि क्या हो सकता है या क्या पॉसिबिलिटी या नुक्ता नजर क्या आपका इससे? अच्छा देखें आज़ाद साहब, एक तो आपके इल्म में है कि ये खबर मैंने ब्रेक की थी कि जो है वो काज़ी फैसल साहब के मामले में हुकूमत रिव्यू में जा रही है। और जैसे मैंने ये खबर ब्रेक की तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त, सीनियर दोस्त निज़ामाबाद से, उन्होंने पहले हैरत का इज़हार किया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप चेक करें, ये मुमकिन नहीं है, नज़र-ए-सानी पे नज़र-ए-सानी नहीं आ सकती। और फिर ख़ैर थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने खुद फ़ोन-शोन घुमाए तो फिर सारे चैनल्स पे वो वही रिपोर्टर्स खबर लेकर भी आ गए कि रिव्यू फाइल क्रेडिट हो गया। आपका है। मैंने आज क्रेडिट दिया था अच्छा आपको इस बात पे। हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद फिर ये है कि जब ऐतराज़ लगा, तो मैंने तो इस ऐतराज़ के नतीजे में हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि जी ये तो देखिए ना दायर ही नहीं हुई, ये तो कोई खबर ही नहीं है।
क्योंकि वो एप्लीकेशन तो जाहिर ही नहीं हुई, एतराज लग गए हैं। तो एतराज का तो मैंने अपनी दोपहर में ही बता दिया था अपनी वीडियो में कि एतराज जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ भी बाज़ एतराज लगवाए जाते हैं ताकि टाइम मिल जाए थोड़ा सा, यानी आप कुछ कम डॉक्यूमेंट जमा करा दें और वो एतराज लग जाए कि जी डॉक्यूमेंट पूरे करें, तो फिर आप जब डॉक्यूमेंट पूरे करते हैं तो वो आ जाती है और इस दौरान में आपको टाइम मिल जाता है। वो जो लिमिट 30 डेज की थी वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है, 26 से 26 के 30 दिन पूरे हो रहे थे, तो इसलिए बिल्कुल सही। टेक्निकली गवर्नमेंट ने ये तो कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि फरूक नसीम साहब जो हैं वो आएंगे, तो इसमें मेरी खबर जो है वो मैंने बचा के रखी हुई थी वैसे कि मैं अपने जब ये शुरू होगा तो मैं आपको दूंगा, लेकिन मेरी खबर ये है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि फरूक नसीम साहब ही आ रहे हैं, इसको खुद लड़ेंगे इस मामले को। तो ये तो एक खबर हो गई एक और। तो दूसरी बात ये है सर कि इसमें ये जो लोग भी ये समझते हैं कहानी खत्म हो गई है, तो उनको जान लेना चाहिए कहानी कम से कम तब तक तो खत्म नहीं हुई जब तक कि अभी ये जाएगा चैम्बर में। अगर फर्ज करें एतराज़ात दूर नहीं होते और ये एतराज लग जाता है कि नजरसानी पर नजरसानी नहीं हो सकती, वैसे तो ये एतराज नहीं, एतराज़ात हो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के एतराज़ात है, लेकिन ये एतराज आता है कि नजरसानी पर नजरसानी नहीं हो सकती, तो भाई ये चैम्बर में जाएगा, चैम्बर में फैसला होगा, चैम्बर अपील में सुनी जाएगी, फिर चैम्बर के बाद जो है अगर उसमें भी हक में फैसला नहीं आता तो फिर उसके खिलाफ अपील दायर करेगी हुकूमत कि जी ये नहीं आप इसको सुने, पहले तो इस पर बहस होगी और फिर जो है वो उस पर नजरसानी होगी, ठीक है। तो ये तब तक तो कमल का मामला जिंदा है और उसके बाद जो है वो मंजूर मलिक साहब, आपको पता है वो छठे आदमी थे जिन्होंने फैसला दिया था, मंजूर मलिक साहब जा चुके हैं, तो उनकी जगह पर जो जज साहब इसमें आ रहे हैं उनके बारे में इतना कह देना काफी है कि वो जब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए थे तो काजी फाइसा साहब ने डिसेंटिंग नोट लिखा था और इनके एलिवेशन की, सुप्रीम कोर्ट में ज्वाइनिंग की मुखालिफत की थी कि इनको नहीं आना चाहिए। तो वो जो हैं वो 10वें जज होंगे अगर वो इस बेंच का हिस्सा बनते हैं, तो उसके बाद इक्वेशन जो है वो मुझे नहीं पता क्या होगी, हो सकता है कि वही हो जो पहले थी, लेकिन बहरहाल ये केस अभी खत्म नहीं हुआ, ये केस अभी बहुत बिल्कुल वेरी मच अलाइव है, ये केस जिंदा है और काजी फाइज साहब के मामले में, और ये तारीख से भी इसको खत्म नहीं किया जा सकता कि अचानक से जजेस सुप्रीम कोर्ट कह दे ओवर रूल कर दे उसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, ये भी एक अजीबोगरीब सी चीज है, उसकी अहमियत और हैसियत ही खत्म कर दे और कह दे कि जी एफबीआर इस पर कोई आइंदा दोबारा इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन ना करे। तो आप किसी इदारे को इन्वेस्टिगेशन से कैसे रोक सकते हैं? ये आईनी है या गैर आईनी है? यानी एक इदारे को उसके अपने काम से ही रोक देना, इन्वेस्टिगेशन करके वो इदारा जो है वो अपने तौर पर भी रिपोर्ट जारी कर सकता है। तो ये मेरी समझ से बाहर है। वो एफबीआर या कोई भी इदारा जो है वो तो सिद्दीक साहब जब चाहे मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, आपके खिलाफ कर सकता है, तो जज के खिलाफ क्यों नहीं कर सकता? जज को इम्यूनिटी तो हासिल नहीं है ना। तो ये केस अभी अच्छा जिंदा है, ये कहीं नहीं जा रहा बॉस। अच्छा, आपने बड़ी जबरदस्त बात की। एक चीज मैं सिर्फ क्लियर कर दूं, आपने जब अपील फाइल होगी ना, अपील पे जब एतराज आएगा चैम्बर में, तो जज जो अपील को भी सारे को कह सकता है कि इसको पुट कोर्ट में सुना जाए, इन जी एतराजात को कोर्ट में सुना जाए, तो देयर इज वेरी एवरी पॉसिबिलिटी। और फिर आपने ये भी खबर ब्रेक कर दी कि 10वें जज क्या होंगे। जहाँ एक चीज जरूरी बात बताते हुए जाते जाते आसिफ साहब, आपको पता है कि एहतसाब का निजाम तो यहाँ खत्म होना है, जजेस भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं। और मैं एक सवाल आपसे पूछने लगा हूं, अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि जस्टिस काजी फाइसा यहाँ नहीं है, यहाँ पर शबाज शरीफ है, शबाज शरीफ का ये सारा केस होता, तो मुझे बताइएगा, स्पाउस को सामने रखते, 9-5 को सामने रखते, क्या होता, क्या होना था, तो आप बताइएगा। बिल्कुल सही बात है। ये तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जजेस ने उन, और हैरत की बात है कि उसमें कुछ ऐसे जजेस भी शामिल हैं जिनके अपने भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंसेस हैं। तो आप ऐसा लगता है कि अपने आप को बचाने के लिए फिर ये फेवर कर रहे हैं ना, अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए, जैसे पॉलिटिशियन में कुछ पॉलिटिशियंस अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए किसी पॉलिटिशियन के हक में खड़े हो जाएं, तो ये एक सवालिया निशान तो है। जब तक देखिए, एक हो सकता है काजी फाइसा मासूम ही गर्दाने जाएं और बाद में पता चले कि उनकी अहलिया का उनकी प्रॉपर्टीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, हो सकता है यही नहीं साबित हो नहीं जाए, नहीं नहीं, मुझे नहीं ना ना पता। ना 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 ना, यार असद साहब देखिए, मैंने आपसे सवाल इसलिए छोड़ा था कि शायद हम्म, शबाज शरीफ होता तो सबसे पहला काम क्या होना था, इंक्वायरी ऑथोराइज होनी थी, फिर हम्म, वारंट ऑफ अरेस्ट जारी होने थे, 90 दिन का रिमांड होना था। आप देखें यहाँ यहाँ हाँ डिस्क्रिमिनेशन तो वाजी आ गई ना, 90 जी जी दिन जी का रिमांड होना था। 90 दिन के रिमांड के अंदर जो आपको वहां पर रहना पड़ना था उनके पास, फिर उसके बाद आप जेल जाना था, जेल में फिर साल लगता था, 2 साल लगती थी, फिर आपकी जमानत होनी थी, फिर रेफरेंस आया, फिर रेफरेंस को फेस करना था। तो यहाँ तो हम्म, हमें दिख रहा है, हमें यहाँ सोचना ये है कि ये एक अच्छी ऐसी प्रिविलेज दी हुई है,
और मैं इसको अदलिया की आजादी में मैं कहूंगा कि उस चीज को सामने रखते अगर अच्छा काम किया है तो इसलिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, वरना ये हम्म। मिसकंसेप्शन कल इस बात को मिसयूज किया जाएगा। और वरना आपने भी सुप्रीम अपने जुडिशियल प्रोग्राम में काउंसिल बताया की था। हैसियत पर सवाल उठ जाएंगे, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की क्या हैसियत है, ये सवाल उठ जाएंगे। नहीं नहीं, आपने वो शहबाज शरीफ के केस में बताया था कि बाकायदा जस्टिस काजी फाजिसा के केस को बाकायदा आर्गू करते हुए बताया कि जस्टिस हम्म। काजी फाजिसा के केस में ये हुआ, तो कल तो फिर ये जी, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, फिर तो प्रेसिडेंट बन जाएगा। जितने पब्लिक ऑफिस होल्डर है वो सारे बच जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही है, इस बात का इम्कान मौजूद है, प्रेसिडेंट बन जाएगा। एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, आप कभी न किसी जज के खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं, और पॉलिटिशियंस के ऊपर भी ये प्रेसिडेंट बन जाएगा कि जी ये चूंकि एक प्रेसिडेंट मौजूद है तो आप शहबाज शरीफ को भी आप फेवर करें, गुलाम को भी फेवर करें। तो ये मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के बतौर इदारा जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रह जाएगा अगर ये मसला हल ना हुआ तो, और मेरा ख्याल है ये नहीं, हल होगा। जी। बहुत शुक्रिया आपके आपके सामने बड़े मल्टीपल डायमेंशंस पे छोटा सा प्रोग्राम था, प्रोग्राम ज्यादा लंबा हो गया लेकिन गुफ्तगू बड़ी जबरदस्त थी। यानी यानी खाली एंकर होते तो बताता ये आधे वकील भी है, जैसे मुझे हाफ जर्नलिस्ट कहा जाता है, और इस तरह इनको आधे वकील हाफ लॉयर भी कहा जाता है, और गुफ्तगू इसलिए जबरदस्त रही और मजा आया प्रोग्राम का। आपको भी पसंद थैंक यू। आएगा प्रोग्राम, और कमेंट जरूर कीजिएगा, कोशिश करेंगे जवाब जरूर दें। इजाजत दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।